हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज मैं आपके साथ यूनिट 4 डिस्कस करने वाली हूँ। यूनिट 4 में आपके जो मोस्ट टॉपिक हैं वो हैं इन्वायरमेंट हैजार्ड यानी कि पर्यावरणीय प्रकोप से रिलेटेड। और ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट यानी कि 10 से 11 नंबर का कंटेंट जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे आपने अपने हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं इसमें जो भी नोट डाउन आप करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। और चूंकि 4th यूनिट थोड़ी लंबी है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में ही जानना है कि पर्यावरणीय प्रकोप एटलीस्ट होते क्या हैं। तो पर्यावरण की उपेक्षा करने के कारण यानी कि पर्यावरण को अनदेखा करने के कारण जो प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको ही हम पर्यावरणीय प्रकोप कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक रूप से अवांछनीय परिवर्तनों के कारण घटित हो जाती हैं वो भी जो है पर्यावरणीय प्रकोप कहलाते हैं। और पर्यावरणीय प्रकोप में आपके डिफरेंट घटनाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आना, जैसे भूकंप आना, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होना। ये सभी घटनाएं जो है पर्यावरणीय प्रकोप कहलाते हैं। तो इसके बाद आता है पर्यावरणीय प्रकोप के प्रकार यानी कि पर्यावरणीय प्रकोप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको 2 बेसिस के आधार पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पे कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, और प्रभावित क्षेत्रफल के आधार पे यानी कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने कितने एरिया में इफेक्ट किया है, इस बेस पे भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पे होते हैं ये होते हैं प्राकृतिक घटनाएं और आपकी मानव जनित पर्यावरणीय प्रकोप। तो जो आपके प्राकृतिक होते हैं इसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि ये सभी घटनाएं आती हैं। जबकि मानव जनित पर्यावरण प्रकोप में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रखा जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रभावित क्षेत्रफल के आधार पे जो होते हैं प्रकोप, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थानीय प्रकोप और वैश्विक प्रकोप यानी कि जो आपके स्थानीय स्तर पर प्रकोप होते हैं वो, और दूसरे जो आपके ग्लोबल लेवल पे हैजार्ड होते हैं वो। तो जो आपके स्थानीय प्रकोप होते हैं उनमें आपके डिफरेंट प्रकार के प्रदूषण आते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसके बाद वैश्विक प्रकोप में आपकी ग्लोबल वार्मिंग आती है, ओजोन परत का क्षरण आता है, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, और स्तंभक द्रवण यानी कि पिलर मेल्टिंग। ये पिलर मेल्टिंग का क्वेश्चन एक बार लॉन्ग में पूछ लिया गया था और वहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये पिलर मेल्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरणीय प्रकोप के कारण यानी कि पर्यावरणीय प्रकोप को कौन कौन से कारण होते हैं। तो इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो नेचुरल रीजन्स होते हैं वो, और दूसरे जो ह्यूमन जनरेटेड होते हैं यानी कि मानव जनित कारण होते हैं। तो नेचुरल रीजन्स में आपके जो आता है वो आता है वनों में प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग, बाढ़, सूखा और अधिक वर्षा का हो जाना। ये सभी नेचुरल रीजन्स है प्राकृतिक प्रकोप के। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप इनको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव जनित कारण। मानव जनित कारणों में आपका जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरणीय प्रदूषण, नाभिकीय विस्फोट, वनों की अत्यधिक कटाई, अम्लीय वर्षा क्योंकि मानवीय कारणों से भी अम्लीय वर्षा होती है, रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग के कारण भी जो है पर्यावरणीय प्रकोप आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका पर्यावरणीय प्रकोप के प्रभाव यानी कि जो आपके इन्वायरमेंटल हैजार्ड होते हैं उनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इसके 2 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट जो ह्यूमन पे पड़ता है और एक इफ़ेक्ट आपके इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो जो आपका ह्यूमन पे पड़ने वाले इफ़ेक्ट हैं उनमें आपके विभिन्न प्रकार की बीमारियां और जेनेटिक चेंज आ जाते हैं यानी कि जो जेनेटिकल चेंज होते हैं वो भी हमारे
इसी प्रभाव के कारण होते हैं। इसके बाद जो आपका नेचर पे प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण का बढ़ना, जैव विविधता में कमी और पर्यावरणीय असंतुलन का हो जाना। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है पर्यावरणीय प्रदूषण और उसके प्रकार। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रदूषण का एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो पर्यावरणीय प्रदूषण और उसके प्रकार, सबसे पहले हम प्रदूषण देख लेते हैं। तो मानव के क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों और ऊर्जा के उत्सर्जन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। यानी कि ह्यूमन जो प्रोडक्ट्स जो उत्पाद कर रहा है उनसे जो आपका वेस्ट निकलता है और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी कि वेस्ट एनर्जी जो निकलती है और जो वेस्ट आपका मटेरियल निकलता है, उन दोनों से ही जो परिवर्तन आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको आप प्रदूषण कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपका प्रदूषण क्या और कैसे होता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा प्रदूषकों के बारे में, यानी कि प्रदूषण जो पदार्थ आपके प्रदूषण करते हैं यानी कि पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, इनको दो बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर पॉल्यूटेंट और दूसरे होते हैं इनके रूप के आधार पे। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति के आधार पे पॉल्यूटेंट होते हैं ये एक होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, जैसे कि जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय जो आपकी राख निकलती है, जो गैसें निकलती हैं, वो सभी आपके प्राकृतिक प्रदूषक में आते हैं। इसके अलावा जो भूकंप है वो भी, और आंधी से जो धूल उड़ती है उसमें डिफरेंट पॉल्यूटेंट होते हैं। तो ये भी जो है आपके प्राकृतिक प्रदूषक में आते हैं। दूसरे हैं मानव निर्मित प्रदूषक यानी कि ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट। इसमें आपका विषाक्त धुआं जो कि फैक्ट्रियों से, वाहनों से निकलता है, गंदा जल जो कि अपशिष्ट के रूप में प्रवाहित किया जाता है, और रसायन, ये सभी ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट हैं। इसके बाद प्रदूषकों के रूप के आधार पे यानी कि जो पॉल्यूटेंट का साइज है उसके आधार पे पॉल्यूटेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक तरल जिसे हम लिक्विड कह सकते हैं, दूसरा सॉलिड और तीसरा गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे तरल प्रदूषक में आपके तेल आ जाता है, रसायन आ जाते हैं। ठोस पॉल्यूटेंट में आपके धूल कण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, मृदा प्रदूषक और पॉलीथीन आ जाते हैं। और गैसीय प्रदूषकों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC, SO4, मीथेन गैस, ये सभी जो हैं आपके गैसीय प्रदूषकों में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रदूषण के टाइप्स की। तो जो आपकी प्रदूषण के डिफरेंट टाइप्स हैं उन पे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक वायु के संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो वायु प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और जो उसका इन्वायरमेंट में जो उसका संगठन है वो जो प्राकृतिक रूप से है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो इसी को आप वायु प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके वातावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक प्राकृतिक कारण जिनसे वायु प्रदूषण होता है और दूसरा होता है मानव जनित कारण। यहाँ पे आप इनको रिसोर्सेज या सोर्सेज भी कह सकते हैं। कई बार आपसे वायु प्रदूषण के कारण न पूछ के वायु प्रदूषण के स्रोत भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे भी आपने यही लिखना है कि वायु प्रदूषण के दो तरह के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। तो इसमें जो है प्राकृतिक स्रोत में आपका ज्वालामुखी विस्फोट आ जाता है, चट्टानों का टूटना, भूसंखलन, वनों की आग और धूल भरी आंधी। इसके अलावा मानव जनित कारणों में उद्योगों से निकला धुआं, रसोई घर से निकला धुआं, फसलों के अवशेष जलाने से जो धुआं निकलता है वो, जेट विमानों से निकला धुआं, परमाणु परीक्षण और कीटनाशकों का प्रयोग, ये सभी जो है आपके वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है वायु प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि वायु प्रदूषण के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो वायु प्रदूषण के इफेक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा जंतु और वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और थर्ड कि वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका मानव पर प्रभाव पड़ता है उसको विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, और अम्लीय वर्षा से जो है वो इमारतों को खतरा होता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, चर्म रोग और आपके आनुवांशिक परिवर्तन भी ह्यूमन में वायु प्रदूषण के कारण हो जाते हैं। इसके अलावा जंतु और वनस्पति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो समुद्री जीवों तथा वनस्पति पर इसका प्रभाव पड़ता है, स्थानीय जीवों को भी खतरा हो जाता है, और आर्सेनिक के कारण जो पौधे होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं और उनकी पत्तियां रंगहीन तथा उत्तक उनके नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें जो प्रभाव है वो मौसम पर देखने को मिलता है और दृश्यता पर मिलता है, क्योंकि इससे जो है वो स्मॉग हो जाता है और आपकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जलवायु पर प्रभाव भी जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप ये सभी समझ रहे होंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो ईंधन का वैकल्पिक प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका लकड़ी आधारित ईंधन है इसके स्थान पे एलपीजी, और इवन अब तो एलपीजी के स्थान पर भी हाइड्रोजन आधारित ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा कूड़े करकट को जलाने पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा जो प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं उन पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाएं ताकि जो धुआं सड़क पे वाहनों से निकलता है उसको वो ऑब्जर्व कर सकें। और इसके अलावा जो फसलों के अवशेष हैं उनको भी खाद बनाने में प्रयोग किया जाना चाहिए, और खेतों में भी थोड़े से जो है वृक्ष आपको लगाने चाहिए ताकि वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा फसलों के अवशेष अगर हम जलाते हैं तो धान की जो खेती होती है उससे मीथेन गैस निकलती है। अगर उसको आप जलाएं नहीं और उसका खाद बनाने में प्रयोग करें तो ये एक इसका अच्छा उपाय हो सकता है। औद्योगिक चिमनियों में भी विद्युत अवशेषकों का प्रयोग किया जाए ताकि वो वहाँ से निकलने वाले धुएं को जो है सोख लें, और प्रदूषण सूचक पौधों का रोपण किया जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है मुरझा जाते हैं, तो ऐसे पौधों को भी लगाना चाहिए। इसके अलावा सरकारी प्रयास जो किया गया है हाल ही में, वो किया गया है ग्रीन मफलर योजना। इसके तहत जो है सड़क के किनारे, हाईवेज पे और बीच में भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि वो वाहनों से निकलने वाले धुएं को एब्जॉर्ब कर सकें, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो। नेक्स्ट जो हमारा प्रदूषण आता है वो आता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब जल में घुले खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों का निश्चित अनुपात बिगड़ जाता है तो यही जो है जल प्रदूषण कहलाता है। इसके अलावा आप जल प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जल के संगठन में आने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मनुष्य की क्रियाओं के कारण आता है उसको आप जल प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने शब्दों में भी डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं ताकि आपका एक पेज इसमें फिलअप हो जाए। इसके बाद आपने लिखना होता है जल प्रदूषण के कारण। तो जल प्रदूषण के जो कारण होता है वो होता है आपका वाहित मल, यानी कि जो आपके घर से निकलने वाला मल है उसको पानी में बहा देना। दूसरा है अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। इसके बाद है कृषि अपशिष्ट पदार्थ और तेल का रिसाव होना। वर्तमान में ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इसके बाद है अस्पतालों का अपशिष्ट नदी में बहाना। आज के टाइम में अस्पतालों से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसको कि नदी नालों में बहा दिया जाता है, जो उस पानी को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा तापीय प्रदूषक पदार्थ यानी कि जो थर्मल पोल्यूटेंट मटेरियल है वो भी जल को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक का पानी में फेंका जाना और समुद्र के किनारों पर बहुत सारे जो आपके प्लास्टिक के पदार्थ यूज किए जाते हैं उनका फेंका जाना, इसके कारण जो है ओशियंस में आपके पैचेस भी बन रहे हैं जिससे कि जो है मछलियाँ
कीड़े मकोड़े जो है सभी प्रदूषित हो रहे हैं और इसका ह्यूमन पे एक अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद आता है जल प्रदूषण के प्रभाव। तो जल प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं वो जलीय जीवों पर सबसे अधिक पड़ते हैं। उनकी जो नेचुरल लाइफ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। पादपों पे प्रभाव पड़ते हैं, इसका जंतुओं पे प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस ये सभी प्रदूषित जल के कारण हो जाती हैं। ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो पेयजल है उसकी मात्रा लगातार कम हो रही है और आर्सेनिक इफ़ेक्ट जो आ रहा है, पानी में आर्सेनिक घुल जाने के कारण त्वचा कैंसर, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद आता है जल शोधन के उपाय कि जल को कैसे आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो एक तो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही जल जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, लेकिन वर्तमान में जल शोधन की बहुत सारी कृत्रिम विधियाँ भी जो हैं वो डेवलप की गई है। तो इसमें सबसे पहले आप पानी को उबाल सकते हैं। दूसरा आपका निस्यंदन, यानी कि पानी को आप लगातार छान सकते हैं। इसके अलावा क्लोरीनीकरण करना, वाहित मल का उपचार कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता का निवारण और अस्थायी कठोरता का निवारण। आई होप ये सभी विधियाँ आपको पता होंगी। कठोरता और अस्थायी कठोरता ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन पे, यानी कि मृदा प्रदूषण पे। तो मृदा के रासायनिक संगठन या भौतिक स्वरूप में बाधा ही मृदा प्रदूषण कहलाता है और मृदा प्रदूषण के कारण जो है वो फसलें नहीं हो पाती हैं और ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती हैं और वहाँ पे धीरे धीरे जो उत्पादित फसल है उसकी मात्रा में कमी आने लगती है। इसके बाद आता है मृदा प्रदूषण के कारण। तो मृदा किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही है, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिकाधिक उपयोग के कारण भी जो है मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। घरेलू अपशिष्ट का खुले स्थानों पर फेंकना भी मृदा प्रदूषण का कारण है। नगर पालिका अपशिष्ट जो है ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है कचरा, जिसके कारण मृदा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा मृदा का अम्लीय विकार होना। नॉर्मली मृदा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर मृदा जो है वो अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। इसके अलावा भूक्षरण भी जो है मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और ह्यूमस की मात्रा कम हो जाने के कारण मृदा जो है वो मरुस्थल में बदल जाती है और ये भी ह्यूमन के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जो चेंजेस लगातार आ रहे हैं प्रकृति में उनके लिए ह्यूमन जिम्मेदार है। तो ह्यूमस की कमी के कारण भी जो है वो सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सॉइल पॉल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन से सबसे पहले कृषि उत्पादन में कमी हो रही है। ह्यूमन के जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। भूमिगत जल का लगातार कम होना, यहाँ पे आप दुखी के स्थान पे कम लिख लीजिएगा। भूमिगत जल का लगातार कम होना भी जो है इसका एक इफ़ेक्ट है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण, भूमि का जो उपजाऊपन है वो लगातार कम होता चला जाता है और भूमि जो है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक असंतुलन, यानी कि पर्यावरण जो है वो असंतुलित मृदा प्रदूषण के कारण हो जाता है और यहाँ पे जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मृदा प्रदूषण रोकने के लिए अब हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम जो आपका घरेलू अपशिष्ट है और जो नगर पालिका अपशिष्ट है उससे खाद निर्माण का प्रोसेस अपना सकते हैं। उससे जो है जैविक खाद बनाई जा सकती है। रासायनिक खाद के स्थान पे जैविक खाद का हम उपयोग कर सकते हैं। जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं और जो शुष्क भूमि है यानी कि मरुस्थलीय भूमि है वहाँ पे जीरोफिटिक पौधे हम वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मृदा का अध्ययन है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, पेडागोजी नहीं। ये पॉइंट ध्यान से याद रखिएगा। पेडागोजी मतलब तो हमारे शिक्षण शास्त्र होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मृदा के अध्ययन की। तो मृदा का अध्ययन जो है वो पेडालॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारा पोल्यूशन का आता है वो आता है सागरीय प्रदूषण, यानी कि मरीन पोल्यूशन। तो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है, उसमें जो अवांछनीय परिवर्तन आता है उसे ही हम जो है वो सागरीय प्रदूषण कहते हैं। तो समुद्र के तंत्र में जो फ्लोरा तथा फोना यानी कि पादप और जो जीव जंतु होते हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं
और इन्हीं के इफ़ेक्ट के कारण सॉइल में सॉइल बोल दिया, जो मरीन होता है, जो सागर होता है, वहाँ पे जो परिवर्तन आ जाते हैं उसी को हम जो है सागरीय प्रदूषण कहते हैं। सागरीय प्रदूषण के कारण, तो सागरीय प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, यहाँ पे जो है समुद्र किनारे औद्योगिकरण होने के कारण भी मरीन पॉल्यूशन बढ़ता है। इसका एक उदाहरण जापान का मिनीमाटा प्रकरण है। इसके अलावा समुद्री रास्तों से जो तेल का परिवहन होता है उससे भी तेल रिसाव हो जाता है। समुद्र के किनारे लगातार बढ़ता नगरीकरण भी इसका एक कारण है, जिससे कि लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ समुद्र किनारे जमा कर देते हैं, जो कि बहकर समुद्र में चला जाता है। बंदरगाहों पर आयात निर्यात भी समुद्री प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। समुद्र में प्लास्टिक पैचेस का हो जाना भी जो है वो मरीन पॉल्यूशन का एक कारण है। और महासागरों में O2 की मात्रा, जब सागरों में फ्लोरा की मात्रा घटती चली जाएगी तो वहाँ पे O2 की मात्रा भी जो है कम होती चली जाएगी। एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 50% ऑक्सीजन जो है वो मरीन में जो फ्लोरा होते हैं उनके द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। इसके बाद हमारा जो सागरीय प्रदूषण है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो सागरीय प्रदूषण से सबसे पहले इकोसिस्टम में जो है वो अनबैलेंस आ जाएगा और जो जलीय जीव हैं उनकी लगातार मृत्यु हो जाएगी। समुद्र की जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएंगी और जो आपके कोरल रीफ समुद्र में पाए जाते हैं वो भी जो है नष्ट हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जो कोरल रीफ हैं उनका जो कलर है वो लगातार फेड हो रहा है, तो ये सब जो है वो मरीन पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है। और इसके अलावा समुद्री प्रदूषण से अप्रत्यक्ष रूप से जल तथा वायु प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जो समुद्र में पोल्यूशन है वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो जल आपका वाष्प बन के उड़ेगा उसमें जाएगा और फिर वो वर्षा के रूप में जो है वायु प्रदूषण भी करेगा। तो सागरीय प्रदूषण को रोकने के उपाय, सागरीय प्रदूषण को रोकने के उपायों में सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर एक नियमावली बनाई जानी चाहिए और आधुनिक तथा सुरक्षित तेल वाहकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि तेल रिसाव में कमी आए। हाल ही में रूस में भी एक नदी में तेल का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे समुद्र में जितने भी मछलियाँ थी, जितने भी जीव जंतु थे, उनकी डेथ हो गई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो समुद्र किनारे स्थित देश हैं उनको कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि मरीन पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसके अलावा समुद्र किनारे स्थित औद्योगिक संस्थानों के अपशिष्ट का भी चक्रीकरण किया जाए और उसको जो है खाद बनाने में या फिर उसका जो है चक्रीकरण करके उसको उपयोग योग्य बनाकर ही जो है फेंका जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है ध्वनि या शोर प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन को सबसे पहले 1972 में UN द्वारा प्रदूषण कहा गया, यानी कि इससे पहले अगर कोई तेज़ ध्वनि होती थी तो उसको प्रदूषण नहीं माना जाता था। 1972 में UN ने सबसे पहले तेज़ ध्वनि को भी प्रदूषण माना। अनावश्यक तथा अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य और गतिशीलता में हस्तक्षेप कर उसको प्रभावित करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। या फिर एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि कोई भी अनप्लीजेंट साउंड जो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती है, जो नेचर को इफ़ेक्ट करती है, वही जो है आपकी नॉइज पॉल्यूशन कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता को हम dB में मापते हैं और इसी कारण से जो dB की मात्रा होती है जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण दो हैं, एक मानव जनित और दूसरा आपका इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो ये भी आप स्रोत इसमें ही काउंट कर सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के जो प्राकृतिक कारण या स्रोत हैं वो है बादलों की गड़गड़ाहट, यानी कि जो आसमान में बिजली कड़कती है उससे उत्पन्न शोर, तूफानी हवा से उत्पन्न शोर, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट और चक्रवात आदि। मानव जनित कारणों में उद्योग धंधों से उत्पन्न शोर, परिवहन के साधनों से जो शोर उत्पन्न होता है वो, यानी कि जो डिफरेंट आपके ट्रैवल के जो साधन होते हैं उनसे जो हॉर्न से
ध्वनि निकलती है वो मनोरंजन के साधन जैसे लाउड स्पीकर, टीवी, इन सब की तेज आवाज़, फाइटर प्लेन, परमाणु परीक्षण से उत्पन्न जो ध्वनि है वो पटाखे तथा बम, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण या स्रोत हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। तो ध्वनि प्रदूषण से ह्यूमन में जो है वो माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहरापन हो जाता है, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का होना और गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव भी पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हृदयाघात की संभावना, अर्थात तेज ध्वनि के कारण जो है वो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी कि हम ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो पेड़ पौधों को लगाकर आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं, क्योंकि एक शोध में पाया गया कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये ध्वनि को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा इमारतों की दीवारों को खुरदरा बनाया जा सकता है और उच्च तीव्रता वाले जो हॉर्न होते हैं उन पे रोक लगाई जा सकती है, पटाखों के प्रयोग पे रोक लगाई जा सकती है तथा कारखानों को शहर से बाहर लगाया जा सकता है जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन कम हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉल्यूशन का टाइप आता है वो आता है तापीय प्रदूषण यानी कि थर्मल पॉल्यूशन। तो जो आपका थर्मल पॉल्यूशन होता है ये तापीय विद्युत ग्रहों से उत्पन्न प्रदूषण है जिसको कि तापीय प्रदूषण कहा जाता है। इसके कारण जो है ये हैं राख, जले हुए टुकड़े, कोयले के जले हुए टुकड़े, गर्म जल का निष्कासन, ये सभी जो है थर्मल पॉल्यूशन के कारण या स्रोत हैं। तो थर्मल प्रदूषण से इफ़ेक्ट क्या होता है। थर्मल प्रदूषण से जो आपकी जलीय वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है, गर्म जल का जीवों पर प्रभाव पड़ता है, मृदा प्रदूषण बढ़ता है इससे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि होती है और ओजोन क्षरण भी इसके कारण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है तापीय प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी कि जो आपका थर्मल पॉल्यूशन है उसको कैसे रोका जा सकता है या उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पानी निकलता है उसको थोड़ा सा ठंडा करके छोड़ा जाना चाहिए, और जो विद्युत ग्रह की राख होती है उसका ईंट बनाने में प्रयोग किया जाना चाहिए, और विद्युत उत्पादन में कोयले के स्थान पर अन्य स्रोतों का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जलवायु परिवर्तन, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जब एक लंबे समय तक यानी कि 20 से 30 सालों तक किसी स्थान के मौसम का औसत ही जो है वो जलवायु कहलाता है। ऑफिशियल एक डेफिनेशन हम देखें तो बाहरी तथा आंतरिक कारणों से इस प्राकृतिक जलवायु में परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन के क्या क्या रीजन्स होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के जो रीजन्स होते हैं वो होता है वनों का कटाव, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण और स्तंभक द्रवण यानी कि पिलर मेल्टिंग। पिलर मेल्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो जब पृथ्वी के औसतन तापमान में लगातार वृद्धि ही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जब किन्हीं बाह्य कारणों से जो पृथ्वी का प्राकृतिक तापमान निर्धारित है उसमें लगातार वृद्धि होती है तो इसी को हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने ग्लोबल वार्मिंग की एक डेफिनेशन दी है जिसमें बताया है कि सदी के अंत तक विश्व के औसत तापमान में 0.38 डिग्री सेल्सियस से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। इससे वैश्विक जलवायु में जो है वो जैवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इसमें है आपका ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हुई है वो, वनों की कटाई, CFC का अधिक उत्सर्जन और जो धरातलीय ओजोन है इसके कारण भी जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इससे जो है वो मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, जैव विविधता में ह्रास होता है, बाढ़ की समस्या आती है क्योंकि तापमान बढ़ने से जो आपका
ग्लेशियर है वो पिघल जाते हैं और जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है और जिससे समुद्री जल स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित करने के उपाय। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल लेवल पर उपाय किए गए थे, जैसे कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, 1985 में वियना सम्मेलन और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपने इन चारों के ईयर और इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहला आपका स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन 1985 में और 1997 में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद एक टर्म आती है बास्केट अप्रोच। तो बास्केट अप्रोच के तहत जो है वो 6 गैसों के उत्सर्जन स्तर को कम करने का जो टारगेट रखा गया था उसको ही बास्केट अप्रोच कहा जाता है। CO2, CH4, NTO, PFC, HCFC, HF6, सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन 6 गैसों के उत्सर्जन स्तर को कम करने को ही जो है वो बास्केट अप्रोच कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि एसिड रेन किसे कहते हैं। तो सामान्य जो वर्षा होती है उसका pH स्तर 5.6 होता है और इससे अधिक pH वाली वर्षा ही जो है आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा का क्या क्या प्रभाव होता है, तो इससे जो है वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, जल पे प्रभाव पड़ता है, जो आपकी इमारतें होती हैं इन पर भी प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन पर भी इफेक्ट पड़ता है, त्वचा कैंसर हो जाता है या त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, वायुमंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय। तो अम्लीय वर्षा के रोकने के लिए आप CFC के जो आपके शीतलक होते हैं उनके वैकल्पिक जो स्रोत होता है उनमें जो गैस यूज की जाती है उसको आप CFC कहते हैं और CFC के स्थान पे अन्य वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए और CO2 जो बजट होता है उसमें कमी की जाए और वाहनों में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये पूरी यूनिट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपने 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करके जाना है पेपर से पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपके पेपर का है वो आपको इस यूनिट से मिल जाएगा। तो जो आपका ओजोन परत क्षरण है यानी कि ओजोन लेयर डिप्रेशन, तो ओजोन गैस जो आपकी ऑक्सीजन गैस है उसका अप्रूफ यानी कि एलोट्रोफ है और ये नीले काले रंग की गैस है जो कि रोज़ बनती और रोज़ अपघटित होती है। ओजोन परत की सामान्य मोटाई 300 से 400 डॉप्शन होती है, यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की इकाई क्या है, डॉप्शन। और इसी मोटाई में कमी होना ही ओजोन परत क्षरण कहलाता है। यानी कि अगर ओजोन गैस की जो मोटाई है उसमें कमी हो तो उसको आप ओजोन लेयर डिप्लेशन कहेंगे। और ओजोन छिद्र का सबसे पहला पता फोरमैन ने लगाया था। और ओजोन डे हमारा जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्षरण के कारण, तो इसके कारण जो है वो ध्रुवीय चक्रवातों का होना है। शीतलकों से निकली जो CFC गैस है वो इसका प्रमुख कारण है। परमाणु विस्फोटों से निकली क्लोरीन गैस और फिर इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैस भी जो है ओजोन परत के क्षरण के कारण है। ओजोन परत के क्षरण का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या क्या होता है, तो इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट मनुष्य पर होता है, जिससे कि मनुष्य की त्वचा में, आँखों में और श्वसन क्रिया में प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ओजोन परत क्षरण के कारण जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कृषि तथा वनस्पति पर प्रभाव हो रहा है, समुद्री जीवों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी इसके कारण हो रहा है। इसके अलावा जेनेटिक चेंज भी जो है ओजोन परत क्षरण के कारण हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ओजोन ह्रास को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए थे वो आपका 1985 का वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था और ये जो है ओजोन परत क्षरण से मुख्य रूप से संबंधित था। इसी कारण जो है 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इसके अलावा 1989 में हेलसिंकी में CFC पर रोक भी लगाई गई थी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया में जो
किए गए हैं प्रयास, उनमें 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया और ओजोन का रेगुलेशन तथा कंट्रोल एक्ट भी सन 2000 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपका ओजोन डिप्लेशन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका स्तंभक द्रवण। एक बार आप हिंदी में सुनेंगे स्तंभक द्रवण तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं क्या टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की वार्षिक वृद्धि होने से अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव और आच्छादित जो हिम चोटियाँ हैं, जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं, जिन्हें आप ग्लेशियर कहते हैं, जिन्हें हम विश्व के स्तंभ कहते हैं, इनकी बर्फ़ का पिघलना ही स्तंभक द्रवण पिलर मेल्टिंग कहलाता है। इसके बाद पिलर मेल्टिंग के कारण। तो पिलर मेल्टिंग किन कारणों से हो रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है, सीएफसी के अधिक उत्सर्जन के कारण, वाहनों के अधिक प्रयोग के कारण और परमाणु परीक्षण के कारण भी जो है तापमान वृद्धि हो रही है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो पिलर मेल्टिंग का एकमात्र कारण तापमान का बढ़ना है, और ये जो तापमान बढ़ रहा है ये सभी उसके रीजन्स है कि तापमान किन कारणों से बढ़ रहा है। इसके बाद स्तंभक द्रवण के प्रभाव। तो यानी कि पिलर मेल्टिंग से क्या क्या इफेक्ट होता है? तो इससे सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि बाढ़ आएगी, और जिससे जीव जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। जो सागरीय, जो जलीय पौधे हैं, जो स्थलीय पौधे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाढ़ जिन क्षेत्रों में भी जाएगी वहाँ की फसलों को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ की जन तथा धन को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएगी। इसके अलावा जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, और चक्रवातों में जो आने वाली संख्या है चक्रवातों की वो भी जो है लगातार बढ़ जाएगी। तो अब हम पिलर मेल्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो पिलर मेल्टिंग को रोकने के उपाय, सबसे पहले जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, और अधिकाधिक जो वृक्षारोपण है वो किया जाना चाहिए। परंपरागत ईंधनों के प्रयोग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मरुस्थल भूमि में जो है वो वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और जागरूकता को बढ़ाया जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पिलर मेल्टिंग को रोका जा सके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए और प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विस्तार से बताइए। यह ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है ऐसी घटनाएं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से जन तथा धन को हानि पहुंचाने के लिए तेज़ी से घटित होती हैं, और हम उनको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेवलप नहीं हुए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक सकें। हालांकि हम इनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। तो प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और समुद्री तूफान आते हैं। सबसे पहला जो प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़। तो किसी विशाल क्षेत्र का जलमग्न हो जाना ही बाढ़ कहलाता है। बाढ़ के दुष्प्रभाव। तो बाढ़ से जो इफेक्ट होते हैं उससे दलदल का निर्माण होता है। बाढ़ से जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, जो रहने के स्थान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जन तथा धन की हानि होती है। जो आपकी कृषि फसलें और वनस्पति होती है उनका विनाश होता है। और इसके अलावा बाढ़ से जो है मृदा अपरदन भी होता है। अब बाढ़ को कम करने के लिए सुझाव। तो बाढ़ में जो है आप कमी कैसे कर सकते हैं? वर्षा के जल का उचित प्रबंधन करके, वनों का संरक्षण करके और मृदा अपरदन को रोक करके, और इसके अलावा नदियों पे जो बांध है वो बनाकर भी बाढ़ के जो इफेक्ट है उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित धरातलीय कंपन जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है वो भूकंप कहलाता है। भूकंप के क्या क्या रीजन? भूकंप के रीजन्स में जो है आता है भू संतुलन का बिगड़ना, यानी कि जो भू संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी, भूभ्रंशन की क्रिया के कारण भी, और मानवीय क्रियाओं और सुनामी के कारण जो है वो भूकंप आता है।
इसके बाद आता है भूकंप के दुष्प्रभाव, यानी कि भूकंप से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इससे जन और धन की अपार क्षति होती है। बहुत सारी इमारतें गिर जाती हैं जिससे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं, जमीन धंस जाती है या दरार पड़ जाती है और बांध भी टूट जाते हैं जिससे कि बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा वनस्पति का विनाश भी जो है भूकंप के कारण होता है। बहुत सारे पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। भूकंप के रोकथाम के सुझाव। तो भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में हमें बहुमंजिला इमारत नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा भूकंप सूचना केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए और जो आपके मकान हैं उनको भूकंप रोधी बनाना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाने का काम नहीं करना चाहिए, खनन का काम नहीं करना चाहिए और भूकंप आने से पूर्व के अभ्यास की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए, यानी कि मॉक ड्रिल करवाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने आपके साथ 4th यूनिट डिस्कस की है और ये इन्वायरमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे आप चक्रवात, भूस्खलन और समुद्री तूफान के बारे में भी खुद से पता करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट नोट था जो कि आपका 4th यूनिट का था। इसके साथ ही आपका इन्वायरमेंट का जो एक क्विक रिवीजन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। एक 5th यूनिट रहती है जिसमें कि आपके इन्वायरमेंट का पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, उसको भी हम जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।